हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बिहार से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो उत्तर प्रदेश से भी देखते हैं, तो मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग भी कुछ न कुछ अपडेट दे दिया जाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश वालों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी भी खबर आप तक पहुँचाई जाएगी। आपको बता दें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो बहाली निकल के आई है वो तकरीबन यहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कांस्टेबल पुलिस जिसको हम कहते हैं, जैसे बिहार में बिहार पुलिस होता है ना, वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है, आवेदन कब से शुरू होगा, आवेदन में जो शुल्क लगेगा वो कितना लगेगा, क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, तैयार रहना है, आइए आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी हम देते हैं। चलिए पीसी स्क्रीन पर और बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर आपको बता दें, जो यह विज्ञापन है यह जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती होनी है 2023 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर बहाली होनी है। सैलरी की बात करें तो पे बैंड यहाँ पर 5200 से 20,200 रुपये रखा गया है। ग्रेड पे आपका 2000 और नए वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स रुपया 21,700 के अतिरिक्त निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र जो है आपसे मांगे गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस श्रेणी की बात करें तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं इनके पदों की संख्या 24,102 है, जिसमें बाहरी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश के अलावा कोई दूसरे स्टेट से भी भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं अनारक्षित में। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 है, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 है, वही अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 है। तो कुल मिलाकर के आपका जो योग बनता है वो 60,244 पदों पर बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी जो पुरुष है और जो महिला है दोनों जो यहाँ पर हैं वो पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, यानी जो समय है रिक्ति है यहाँ पर जो योग 60,000, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। चांसेस है कि बढ़ भी सकता है यहाँ पर। भर्ती आपको बता दें कि किसी तरह पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर साफ दर्शा दिया गया है। आवेदन की जो समय सारणी है उसके बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे जाएंगे, जिसमें शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि रखी गई है वो 27/12/2023 से जो है आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाएगी। आवेदन ऑनलाइन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16/1/2024 को खत्म हो जाएगी और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18/1/2024 रखा गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये लिए जाएंगे, जो कि निर्धारित किया गया है, ठीक है। और अर्हताएं यहाँ पर समझ लीजिए कि जो राष्ट्रीयता है वो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या तिब्बत शरणार्थी जो भारत में अस्थायी निवास से अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या भारत उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजिबार से प्रव्रजन किया गया हो। परंतु उपयुक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। परंतु यह और है कि श्रेणी ख के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। ये चीज़ें हटाइए भैया, इंडिया के हैं, सीधे फॉर्म भरिए। बाकी जो ये लोग हैं तो वो यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी यहाँ पर आप जान लीजिए बात टिप्पणी में कि ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनियमित रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी बोर्ड
मैट्रिक और या फिर 12वीं। ठीक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध हो, यानी जो प्रमाण पत्र होते हैं मैट्रिक का 12वीं का वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्था शुद्धता एवं समक्षता के सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, यानी बहुत सारा गड़बड़ी होता है जिसके दस्तावेज में, तो वो अपना देख ले भैया, सुधार उधार करवा ले, बाकी जो निर्णय होगा वो बोर्ड का ही होगा। ठीक है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने यहाँ पर DOESC, ठीक है, NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। आयु की बात करें तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। सीधा सीधी बात आप समझ लीजिए। ठीक है। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्रातः न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी 1998 से पूर्व यानी पहले का जो हो गया भैया यहाँ पर 97, 96, 95 उनका नहीं होगा, 98 के बाद का होगा और 2005 के बाद का फिर नहीं होगा। परंतु यह अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया जाएगा, बाहर वाले के लिए नहीं, और शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमानित होगा। ठीक है। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार का उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। ठीक है। अब वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पर क्या रखा गया है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है। आप अपनी तरफ से भैया सफाई देंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, तो जाकर के आपको यहाँ पर कुछ मिल सकता है। ठीक है। अब शारीरिक स्वच्छता की बात करें तो किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर, ठीक है, तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसने अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। ठीक है, नहीं होंगे। अब भर्ती की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली बोर्ड की वेबसाइट http://uppb.gov.in पर अभ्यर्थी अवलोकन हेतु उपलब्ध है। लिखित परीक्षा यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा से सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जैसे रीजनिंग वगैरह तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमानता एवं तर्कता दक्षता होगा। यहाँ पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक यानी अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। ठीक है। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सूत्र है सही उत्तर x निर्धारित अंक पर जो सही पत्रों की संख्या होगी वो निम्नलिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसमें यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है।
और आगे आपको बता दें यहाँ पर, और जो शारीरिक मानक जो प्रशिक्षण है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नता है, जैसे ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, सेना की बात करें तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 89 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने, और अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर आप देख लीजिए सीना चेस्ट का जो है वो फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो रखा गया है यहाँ पर, सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर रखा गया है। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलो रखा गया है। वहीं अगर बात करें शारीरिक दक्षता की फिर परीक्षण की, तो अभिलेखों की संविदा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण से सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो आहतकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर्ता होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 25 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी, यानी 2 किलो 400 मीटर की दौड़ होगी यहाँ पर, जो कि 14 मिनट में पूरी करनी आपको आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा आधारित की जाएगी। इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। आप इस परीक्षा का संचालित किए जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिससे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाध्यक्ष सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता जो है उसकी सूची कैसे बनेगी, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से जो बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षित नीति में दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसी विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी जैसे अधिमानी अहर्ता यदि कोई हो रखते हैं या फिर अधिक अधिमानी अहर्ता रखते हैं वाले को केवल एक ही अहर्ता का लाभ प्राप्त होगा, यानी उनका एज खत्म हो रहा है तो और आपके पास एज बच रहा है, दोनों ने एक नंबर लाया है तो जिनका खत्म हो रहा है उनको यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का अधिमान प्रदान किया जाएगा। ये सब तो सारे बाकी जो पहले एक ही तरह ही हैं, बाकी हर जगह का एक ही सिस्टम होता है। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आता है उसमें आरक्षण व आयु सीमा में छूट आपको बता दें कि 5.1 लंबोतर क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान है। महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 18/199 का यहाँ पर दिनांक सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो यानी मान के चलिए कि जो एज में जो है कुछ छूट है वो उत्तर प्रदेश वालों को ही यहाँ पर सिर्फ मिलेगा। बाकी जो यहाँ पर जो भी था हमने आपको बता दिया, आवेदन करने से लेकर के आवेदन भरने तक का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चेहरे की छवि है वो स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर के लिया गया हो। सफ़ेद या हल्के रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। तटस्थ अभिवस्थी मुंह बंद, आंखें खुली हो। चेहरे दोनों के किनारे दोनों कान आपको साफ दिखते हो। कैमरे पर सीधी नजर आपकी हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर जेपीईजी या जेपीई जो है फॉर्मेट में स्कैन करेंगे, जिसका आकार जो है 5 KB से अधिकतम 20 KB तक होगा। तो ये सारे कुछ हम बता देंगे आपको जब इसका ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर चालू नहीं किया गया है। ऑनलाइन की जो प्रक्रिया वो बहुत जल्द ही चालू होगी, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर 27/12/2023 से जो है लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम आपको प्रॉपर वीडियो एक बना करके बता देंगे। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कौन कौन जाना चाहता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।